तो हाल है बच्चा पार्टी। वेलकम वेलकम। हाँ हाँ हाँ। आओ रे मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है मेरे बच्चों? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जनवरी से पहले आखिरी बार राम राम गुरु जी। ठीक है, ओके, यस यस यस। दिस इज आवर लास्ट क्लास ऑफ 11th क्लास सेशन, जिसमें हम गैसेस स्टेट की रिमेनिंग शीट डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना, फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। जय श्री राधे नमस्ते सर, बेंजिन बाबा की जय श्री राधे राधे नमस्ते सर। सब अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। ओके, राधे राधे सर। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड, प्रणाम गुरु जी, खुश रहो मेरे बच्चे। हाँ, अब आप बड़े हो जाएंगे जब, तो मैं अपना बताता हूँ कि मैं ट्वेल्थ क्लास में मैं ट्वेल्थ क्लास जनरली मैं ट्वेल्थ क्लास जो स्टार्ट करता हूँ वो जनवरी में स्टार्ट करता हूँ इन जनरल, और उसमें मैं रेडॉक्स चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, तो मैं रेडॉक्स चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ हमारी ट्वेल्थ क्लास जनवरी। मैं अपनी बता रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट की बता रहा हूँ कि मैं ट्वेल्थ क्लास जनवरी में स्टार्ट करता हूँ। बाकी सब्जेक्ट की नहीं बोल रहा हूँ, ओनली फिजिकल केमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आई होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब सुनो मेरे बच्चों, देखो नवंबर चल रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में किसी बच्चे को बैकलॉग रह गया हो, कोई पार्ट रह गया हो, दिसंबर एक इनफ टाइम मिल रहा है आपको। पूरे दिसंबर में आप चीज़ों को रिवाइज कर लें, अच्छे से आगे काम आएंगी, है ना? फिर भी ट्वेल्थ क्लास में आने से पहले क्या करना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, शायद फिर रिपीट कर रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट को अच्छा रखें अपना हमेशा। और आयनिक, क्योंकि 11th क्लास में जितने भी चैप्टर कवर होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम है, उसको रिवाइज जरूर करें। और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाएंगे सर, या बताया होगा, वो सब चीजें आपको ट्वेल्थ क्लास में काम आएंगी, है ना? रेडॉक्स के अंदर भी इनफैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन कंपाउंड, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है? ठीक है ना? तो ट्वेल्थ क्लास के अंदर हम कवर करेंगे रेडॉक्स, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री। इतने सारे यूनिट्स हम ट्वेल्थ क्लास के अंदर कवर करेंगे, बिकॉज उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं, सॉलिड स्टेट, सरफेस, सॉलिड स्टेट जैसे आपको मालूम होगा भाई, जेई मैन में नहीं, एडवांस में है, तो इन चीज़ों का कई जगह पे ध्यान रखना पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री पहले जेई मैन और बोर्ड में सिलेबस में था, अब नहीं है, ना मुझे याद है, एडवांस में है। तो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट ईयर ट्वेल्थ क्लास में कवर कर लेंगे, तो आप टच में बने रहें। और बाकी जो भी अपडेट होंगे वो मैं आपको फ्यूचर में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर देता रहूँगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि आप जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब डेली आपसे कोई डिस्कस नहीं करता हूँ, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन पर फोकस ज़्यादा करता हूँ मैं। तो मैं अपने नए सेशन को लेकर, या जो भी नई क्लासेज हैं, ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर कैसे स्टार्ट करूँ, क्या होगा, वो सब की डिटेल आपको यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा। ठीक है? तो आपने, जिन बच्चों ने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं करा हो अभी तक, कोई बात नहीं, कर लेना जब मन मन करे आपका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है? आ जाओ मेरे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे मेरे बच्चों, वो था हमारा शीट डिस्कशन, गैस स्टेट। ओके ठीक है, गैस स्टेट। लास्ट एक्सरसाइज बचा था मेरे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3 हमारा बच गया था लास्ट क्लास में। तो एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो, वो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, प्रीत, थैंक यू बिट्टू, प्रीत बिट्टू थैंक यू। ओके, 2 के अलावा 13। ठीक है भाई, 13 भी। ठीक है, तो आपने डाउट जो बोले मैंने लिखे हैं, 8। ओके, कितने नंबर है? मैं तो स्क्रीन पढ़ रहा हूँ सर, सारे पीवाई क्योंकि बस 9 में डाउट है, 9 में डाउट है। ओके, 9 में डाउट है सर, 9 भी ले लो। ठीक है, चलिए, मैंने आपके डाउट ले लिए, सारे बच्चों डाउट आ चुके हैं। अभय सिंह का एक अलग डाउट आ गया, 8 के बाद 6। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, किश ओके बेटा, मैं लिख लेता हूँ, है ना? क्वेश्चन नंबर 15 इधर आएगा। ओके,
ठीक है, चलिए आ गया सारा। ओके 6 भी आ गया। एक ने 16 भी लिखा है शायद, शायद एक मिनट चेक कर रहा हूँ। निकल गया, बोर्ड रुक गया। चलिए कोई नहीं। 8th आ गया, 9th आ गया। 1 का कोई सी भी पूछ रहा है, फर्स्ट का सी पूछ रहा है कोई। ओके सेकंड आ गया, 8th आ गया, 9th आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया। चलिए एक बच्चे ने 16 भी लिख दिया है। चलो ठीक है सारे, इसीलिए मैंने आराम से पेशेंस से डाउट देख लिए। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो है, फर्स्ट का सी, ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी। यस, ये मैंने आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी बताया था कि आपके पास 1/n, जैसे dn/du का अपन जो ग्राफ प्लॉट करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, ये बहुत ही कम होते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है, कोई खराब वाली बात नहीं है इसके अंदर, है ना। हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो उसमें बहुत कम पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ऐसे भी कम होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ये बात अपन पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअल में आपके पास हीलियम गैस है बेटा, और 0.1 मोल अननोन कंपाउंड है जिसका वेपर प्रेशर 0.68 दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहां पर जो प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू हीलियम वो निकाल लो बेटा, ड्यू टू हीलियम गैस। हीलियम गैस टोटल प्रेशर इज 1 atm। उस 1 atm में से आप लिक्विड का जो उस कंटेनर में प्रेजेंट है उसके वेपर प्रेशर को माइनस कर दो मेरे बच्चों, तो 0.68 ये वेपर प्रेशर आया। तो इसको आपने माइनस किया तो 0.32 atm हो गया। अब इस पार्शियल प्रेशर के साथ में हीलियम गैस कंटेनर में प्रेजेंट है, आप बोलोगे यस सर है। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, ये जिस कंटेनर में प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम निकालना है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज क्लोज टू समथिंग। अब देखो वो लिक्विड भी जो अननोन कंपाउंड है जिसके बारे में मेंशन नहीं है वो भी पड़ा हुआ है, उसकी वेपर डेवलप हो रही है, उसका वेपर प्रेशर भी आपको दे रखा है। अब आपके पास टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, हीलियम गैस के मोल्स कितने हैं। तो ये जिस कंटेनर में आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ लिक्विड होगा और उसके अंदर हीलियम गैस भी है और वेपर भी है, उस अननोन कंपाउंड की वेपर भी होंगी, ठीक है ना, बिल्कुल होंगी सर। तो हमने निकाला प्रेशर डेवलप ड्यू टू ओनली हीलियम गैस 1 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कर दिया। ये प्रेशर केवल हीलियम गैस की वजह से डेवलप हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, PHE V इज इक्वल टू NHERT। ये लीजिए प्रेशर आया बेटा 0.32, वॉल्यूम दे रखा है, हीलियम के जो मोल्स हैं वो शायद दे रखे हैं अपने को कितने बेटा, 0.1 मोल ऑफ हीलियम। तो 0.1 821 273, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका लीटर में आ जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ओके। जिस बच्चे ने पूछा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में द रेशियो ऑफ मासेस, वेरी इजी क्वेश्चन, कौन पूछ रहा है, ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर समथिंग। अरे यार, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो बराबर आएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। तो दो गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो जिसको मैं n मान रहा हूं सपोज, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बेटा, इसमें क्या पूछना है। तो आपके पास द रेशियो ऑफ मासेस दे रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स दो ही गैस हैं, कौन कौन सी बेटा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अगर आप रेशियो कैलकुलेट करोगे बेटा, तो आपको तो वेट रेशियो दे रखा था 1:4। मतलब अगर आप O2 का मास मान लो 1 ग्राम लेते हो, तो इसका मतलब है N2 का जो मास है वो 4 ग्राम होना चाहिए। यही क्वेश्चन है। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, 1 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व कर लो, 32 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 28 कर सकते हैं अपन आराम से इसको, ऐसा आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं।
तो ये कितना हो गया बेटा, आराम से 1/32 और ये डिवाइड बाई 7 आ गया। ठीक है, तो कर लोगे आप, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 7/32। ऐसे कर लो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। सर क्वेश्चन नंबर 2 में वेपर का वॉल्यूम क्यों नहीं लिया? अरे उसके मोल्स माइनस कर दिए ना, पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था क्या मेरे बच्चे? उसका प्रेशर, उसका जो प्रेशर था वेपर का वो माइनस कर दिया ना। मैंने पीवी इक्वल टू जो एनआरटी लगाया उसमें हीलियम गैस के बेसिस पर प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना। ध्यान नहीं देते हो क्या प्रॉब्लम में? अकल नहीं लगाते हो? ये है पार्शियल प्रेशर। क्या है ये? पार्शियल प्रेशर किसी गैस का क्या होता है? उसी कंटेनर के अंदर अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर पर आपने उस गैस को भर दिया तो उसका कंटेनर का वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, वी। पार्शियल प्रेशर की टर्म में अपन इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझे? ये देखो एन जिसके उसी के मोल्स, मैंने थोड़ी लिखा है पी टोटल इज इक्वल टू एन टोटल, मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने उस वेपर के प्रेशर को माइनस करा है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि कंटेनर का वॉल्यूम कितना कम या ज्यादा है। वेपर प्रेशर की वैल्यू फिक्स होती है, ऑलवेज रिमेंबर। वॉल्यूम वेसल का कितना ही बड़ा और छोटा हो, वेपर प्रेशर की वैल्यू फिक्स होती है, समझे? तो पूरी प्रॉब्लम आपकी हीलियम के बेसिस पर सॉल्व होगी, वो आइडियल गैस है। तो मैंने पहले वेपर के प्रेशर को माइनस किया, उसके बाद केवल हीलियम गैस का प्रेशर कितना डेवलप होगा उस वेसल में जिसका वॉल्यूम मैं वी एज्यूम कर रहा हूं। ये मैंने आपको डॉल्टन्स लॉ या पढ़ाया था, पार्शियल प्रेशर की लैंग्वेज वहां पे मैंने सिखाई थी। ठीक है, तो वहां ध्यान नहीं दिया आपने। 6 के बाद 7, 7 भी देख लेते हैं बेटा। 7 देखो, 7 और 8 में तो ग्राम्स लग रहा है मेरे बच्चे। तो इसमें क्या हो रहा है, दो गैस हैं एक्स और वाई, तो आर एक्स अपॉन आर वाई क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ एम वाई डिवाइड बाय एम एक्स। आप बोलोगे यस सर। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, एक ट्यूब है जिसकी डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस है तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप इस साइड से एक्स ले रहे हो वेपर के लिए, इधर से वाई ले रहे हो, ये एक्स और वाई। टोटल डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। तो आप यहां से इस एंड से मान लो इस पॉइंट पर मिलेंगे तो डिस्टेंस को एक्स मान लो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू मोलर मास, ऐसे कर सकते हैं। तो मोलर मास एक का तो है बेटा 40 और एक का है 10, तो ये आ गया 40/10, मतलब ये 2 आ गया बेटा। आप बोलोगे हाँ ये भी ठीक है। तो यहां से जो x है वो 2 माइनस 2x हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 2, मतलब x की जो वैल्यू 2/3 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है आप उसको मतलब 1 मीटर नहीं 24 लिख दो आप, तो क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, इसको ऐसे लिखो, सॉरी 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो ये x 24 माइनस एक्स कर दो मेरे बच्चों। ठीक है, आपको 1 थोड़ी दे रखा, आपको 24 डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ लिख देते हैं मेरे बच्चों 24 माइनस दिस। ठीक है, तो आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बोलोगे ओके सर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बिट्टू, ये 48 माइनस 2x, सो 3x इज इक्वल टू 48। x की जो वैल्यू है वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया है सर, 7th हो जाएगा। 7th जैसे होगा, 7th जैसे होगा मेरे बच्चे वैसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है 8th क्या है देखे पढ़े। एक सेकेंड, 8th में भी डाउट है। तो 7th के बाद जो 8th क्वेश्चन है उसमें क्या हो गया बेटा, आपने एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर दिया। अब सारे बच्चे आराम सुनेंगे, डिफिकल्ट पार्ट था समझने के लिए। आपने इस ट्यूब में इनर्ट गैस छोड़ दी, अब वो इनर्ट गैस तो मेरे बच्चों इसमें ट्यूब में प्रेजेंट होगी। तो जो आपके पास लिक्विड की वेपर एक्स की हैं, वाई की हैं, ये इस इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल से कोलिजन करेंगे। आप बोलोगे बिल्कुल करेंगे सर। तो आपको ये सोचना है कि 8th क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक्स गैस ने डिस्टेंस ट्रेवल कम की है, या वेपर बोल लीजिए, तो इन्होंने ये लिखा है, देखो आप पढ़ो इस क्वेश्चन में, experimental value is d is found to be smaller than the estimated
ऑब्टेन्ड बाय ग्राम्स लॉ, मतलब ये जो x है जिसको ने d बोला था वो एक्सपेरिमेंटली कम ऑब्जर्व हुआ है x के लिए, लेस डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास एक्सपेरिमेंटली ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनर्ट गैस के ऐड होने के, आराम सुनना सारे बच्चे, आपने इधर से x को इधर से y को छोड़ दिया, 7th तो सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 8th में अकल लगानी है कि इनर्ट गैस को छोड़ दिया तो इनर्ट गैस के जो पार्टिकल है वो कोलिजन करेंगे, वो x से भी करेंगे और y से भी करेंगे। तो आप खुद सोच करके देखो कि आप एक, मान लो हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं और एक गैलरी में से टनल में से निकल के जा रहे हैं, सारे बच्चे निकल के जा रहे हैं, हम सारे एक ही क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, अब समझ जाओ आराम से, निकल के जा रहे हैं। अब आपको मैंने थोड़ी देर बाद बोला कि उस टनल में मैंने पहले से कुछ दूसरे बैच के स्टूडेंट खड़े कर दिए, आपको बोला अब निकलो इसमें से, तो आपके सामने बहुत ज्यादा हर्डल आ जाएंगे, मतलब आप अगर गैस के मॉलिक्यूल वो गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन होंगे तो हमारे पाथ बार बार डिस्टर्ब होंगे, आपका मूवमेंट पहले से डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे यार आप एक तो खाली रोड पे जाओ और ट्रैफिक में जाओगे तो आपको मालूम है ट्रैफिक में टाइम ज्यादा लगता है। तो यहां पर क्या होगा कि इनर्ट गैस के इस ट्यूब में प्रेजेंट होने से बार बार एक्स और वाई के पार्टिकल कोलिजन करेंगे, तो बार बार ये इनका पाथ डिस्टर्ब होगा, तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस को कम ट्रेवल कर पाएंगे। अब इसने जो बोला है उसके हिसाब से इन दोनों में से गैस एक्स ने लेस डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो गैस ने एक्स ने लेस डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है उसके पीछे जो इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स विद द इनर्ट गैस एज कंपेयर टू वाई दैट ऑफ दिस, यस कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है आपकी हुई गैस के मॉलिक्यूल के साथ में, लाइट मॉलिक्यूल ज्यादा डिस्टर्ब होगा ना इनर्ट गैस के पार्टिकल से कोलिजन कर करके, तो इसका मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसका रीजन है लाइट गैस फास्ट मूव करती है, तो फास्ट मूव करेगी उससे नंबर ऑफ कोलिजन भी ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होने से इसका पाथ डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, तो वो लेस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसलिए इस सिचुएशन में हमारा जो ऑप्शन है जो इन्होंने दिए उसके अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स विद इनर्ट गैस एज कंपेयर टू वाई एंड इनर्ट गैस, वाई और एक्स के बीच में जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम है, एक्स केस में ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से डिस्टेंस ट्रेवल कम कर रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये बात हो गई। इसमें एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसमें मीन प्री फात का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। एक तो इन्होंने एज्यूम करने के लिए बोला, पढ़ो ढंग से उस क्वेश्चन को, टेक एक्स एंड वाई हैव इक्वल मॉलिक्यूलर डायमीटर, तो कोलिजन डायमीटर की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई, एंड एज्यूम आइडियल बिहेवियर फॉर द इनर्ट गैसेज एंड द टू वेपर, ये भी प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर, और उसमें ऑब्वियसली टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो आपके पास भाई टेम्परेचर कांस्टेंट, एक ट्यूब में एक एंड दूसरे एंड से मूव कर रहे हो, प्रेशर सेम टेम्परेचर सेम, मैं कहाँ से लाऊंगा भाई, टेम्परेचर भी सेम, मोलर मास भी सेम, या उनका मॉलिक्यूलर सॉरी मोलर मास ने मॉलिक्यूलर डायमीटर सेम, तो पार्टिकल के डायमीटर का फर्क ही नहीं है, नजर आ रहा है मुझे, केवल मोलर मास अलग है, मतलब एक गैस हल्की और एक गैस भारी है, डायमीटर का डिफरेंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको समझ में आना चाहिए कि ये सीधा सीधा जो लैम्डा है उसके बेसिस पर आप केवल इंटरप्रेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है चलिए हो गया, ओके चलिए हो गया मेरे बच्चों। तो ये 7th के बाद 8th भी हो गया, 8th के अलावा फिर अपन पीछे आते हैं, 8th के बाद ये अपना आ गया 9th भी आ गया, ठीक है 13 पर आते हैं बेटा। तो ये आ गया सर, पीछे आता हूँ मैं, 13 ठीक है, 13 13 और एक क्या था बेटा 15 16, चेक कर लेता हूँ मैं, 13 15 16 ठीक है। 13 15 16, 13 कौन सा है बेटा, 13 एक आपको वेसल दे रखा है, ठीक है, अब 13 में क्या होगा भाई साहब, आपको एक वेसल दे रखा है, आप बोलोगे यस सर, इसमें एक पार्टीशन दे रखा है मेरे बच्चों,
और उसमें वॉल्यूम अलग अलग है, ठीक है भाई। इसमें गैस ए है, इसमें गैस बी है, ये भी ठीक है सर। गैस ए और बी के टेम्परेचर अलग अलग हैं। एक का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, एक का वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, ठीक है। ओके, इसमें एक का टेम्परेचर 300 केल्विन, एक का 400 केल्विन है, ठीक है। ये 400 केल्विन, 300 केल्विन। और प्रेशर है 5 बार और 1 बार, 5 बार और 1 बार, ठीक है भाई। ओके, बार सिस्टम में अगर अपन बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो आर का वैल्यू जो होता है बार सिस्टम में 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन होता है, या फिर जो हमारा फेमस होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन होता है, ठीक है ना। ये मोल में पढ़ा रखा है मैंने। हालांकि आर का वैल्यू काम नहीं आएगा बिकॉज कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आराम से देखिए, अब आप क्या करो, सबसे पहले इस वेसल में जो मोल्स है उनको N1 मान लो, इसमें जो मोल्स हैं उनको N2 मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं N1 की कैलकुलेशन कर लूंगा। पीवी इज इक्वल टू क्या था बेटा, NRT, ठीक है। तो यहां पर P1 V1 अपॉन RT1, आप बोलोगे ठीक है सर, क्या आ गया बेटा, प्रेशर 5 बार, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, तो 1000 लीटर हो गया। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। हालांकि लास्ट में टर्म कैंसिल हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छा चल रहे हैं तो चलने दीजिए। आर का वैल्यू मत रखो, कैंसिल हो जाएगा। आर का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपने वॉल्यूम को कन्वर्ट नहीं किया तो भी कैंसिल हो जाएगा लास्ट में रेशियो की वजह से। ये आपकी चॉइस है, आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर 400 केल्विन, ये 400 केल्विन। ऐसे N2 निकाल लो बेटा। N2 क्या निकल जाएगा, प्रेशर 1 बार 3 × 300 आ गया मेरे बच्चों। तो ऐसा करके हमने N1 N2 दोनों का कैलकुलेशन कर लिया। तो मेरे पास N1 और N2 की वैल्यू आ चुकी है। मैं यहां से चाहूं तो N1 और N2 का रेशियो कभी भी ले सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो आप अगर इनका रेशियो लेने बैठ गए तो आपको दिख जाएगा, जैसे देखो आप, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया सर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये तो 3 भी कैंसिल हो रहा है भाई साहब। तो N1 N2 का आप रेशियो निकाल लेंगे तो ये 50 डिवाइड बाय दिस, मतलब 12.5 डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। और ये 300 है, 3 भी कैंसिल हो रहा है बच्चों मेरे, आराम से चेक कर लीजिएगा, 3 भी कैंसिल हो रहा है मेरे ख्याल से। तो ये 10 डिवाइड बाय आर आ रहा है, आर भी कैंसिल हो गया सर। तो N1 N2 का जो रेशियो है, आप और चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, 12.5 डिवाइड बाय 10 आ रहा है। मतलब ये 5/4 हो गया मेरे ख्याल से, 5/4 या 1.25 रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक, आ जाएगा मेरे बच्चों। अब इसमें क्या करना है, हाँ, ये बोलते हैं कि आपने जो ओल्ड पार्टीशन है, जो पहले था दोनों के बीच में, वो पहले फिक्स था और परफेक्टली हीट इंसुलेटर था। ये रिजिड था और हीट इंसुलेटर था। हीट इंसुलेटर का मतलब होता है इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो जिसका टेम्परेचर 400 केल्विन 300 केल्विन वही रहेंगे। लेकिन नाउ, अब उसके बाद क्या रिप्लेसमेंट कर दिया। अगली बार क्या किया इन्होंने, इस पिस्टन को छोड़ दिया और इस केस में इन्होंने जो है वो आपके ए और बी के बीच के पार्टीशन को ओपन किया, मतलब छोड़ दिया, मूव कर रहा है अब ये। ओल्ड पार्टीशन रिप्लेस बाय न्यू पार्टीशन विच कैन स्लाइड। ओके, प्रेशर किधर ज्यादा, लेफ्ट में ज्यादा है, ओके, ठीक है, मूव करने दो इसको। और इसको आपने, ये जो आपका स्लाइड करने वाला जो स्लाइडर लगा हुआ बीच में, या पिस्टन जैसा वेसल या पार्ट लगा हुआ मूवेबल, ये मूवेबल पार्ट में हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो अब ये डायाथर्मिक वॉल बोलते हैं इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में। अब बच्चों कुछ देर बाद ये कंडीशन आ जाएगी आपकी, लेकिन इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो सकता है। हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। अलग से लिखता हूं मैं ना, नाउ हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल।
इसको हम डायाथर्मिक वॉल भी बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में। आप जब आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे फ्यूचर में तो उसमें एक होती है एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मतलब होता है जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं होती, आगे जाके पढ़ोगे है ना, तो इतना जितना देर का उससे काम हो जाएगा अपना। अब हीट ट्रांसफर पॉसिबल है तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा मेरे बच्चों। स्लाइड मूव कर सकती है, ये मूवेबल है, तो इसका मतलब फाइनल प्रेशर भी सेम हो जाएगा। मोल्स वही है N1 N2, मोल्स तो चेंज होंगे नहीं, तो अब इनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बेटा। इसका वॉल्यूम V1 मान लो, इसका वॉल्यूम V2 मान लो। अब अकल क्या लगानी है बेटा, अकल क्या लगाएंगे अपन कि सर V1 और V2 वैसल उतना ही बड़ा है, बीच में जो स्लाइडर लगाया था आपने या जो मूवेबल पार्टीशन है ये मूव कर सकता है, पहले फिक्स था ये और अब हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो ये तब तक मूव करेगा जब तक दोनों तरफ प्रेशर सेम ना हो जाए और हीट ट्रांसफर होने की वजह से फाइनल टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो ये खास बात है कि अब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएंगे। अच्छा, मोल्स आपको पहले से मालूम है, और अब जो न्यू वॉल्यूम आएंगे V1 V2, पहले भी गौर से देखो, आपको वॉल्यूम मालूम थे मेरे बच्चों, आप बोलोगे बात तो सही कर रहे हो सर आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नाउ V1 प्लस V2 किसके बराबर हो गया बेटा, 4 मीटर क्यूब के बराबर। आप बोलोगे बात तो ये भी सही कर रहे हो सर आप। तो यहां से V1 और V2 का वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है। आप बोलोगे यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट लगा देंगे P फाइनल V1 इज इक्वल टू N1 RT। दूसरा लगाओ P फाइनल V2 इज इक्वल टू N2 RT। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, N1 बाय N2 का जो रेशियो है वो V1 बाय V2 के बराबर हो जाएगा। और आपने शायद पहले ही निकाल लिया कि N1 और N2 का जो रेशियो है वो 1.25 रेशियो 1 आएगा। तो अब आप ज्ञानी हैं कि V1 और V2 का रेशियो आ गया, मतलब V1 हो गया आपका 1.25 V2 के बराबर, और आपको ये भी मालूम है कि V1 प्लस V2 मिलाकर 4 मीटर क्यूब है। तो अब आपका V1 V2 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। मैं सर 9th क्लास में हूँ बेटा, 9th क्लास क्या थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो 11th क्लास का चल रहा है, मेरा कोर्स तो खत्म हो गया है। कैसीएस तक तो रिवाइज करूँ या पूरे सिलेबस का रिपेयर। 9th क्लास के बच्चों को हम बोलते हैं आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक है, अच्छी बात है, तो आप केवल मोल कॉन्सेप्ट कर लें, ठीक है ना, उतना ही काफ़ी होता है बेटा 9th क्लास में, है ना। 9th क्लास में उतना ही कर लें, काफ़ी होता है। 10th क्लास में आए तो मोल कॉन्सेप्ट और बेसिक नॉलेज एटॉमिक स्ट्रक्चर की होनी चाहिए, उतना काफ़ी होता है बेटा ना। बेसिक फंडामेंटल्स यूटिलाइज इन एटॉमिक स्ट्रक्चर वो 10th क्लास में थोड़ा बहुत आ जाता है, उतना पढ़ लें काफ़ी है, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मेरे बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया भाई साहब, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट हो जाएगा सॉल्व। ओके, अब क्या रहा है 15 16 15 कौन सा है भाई साहब, 15 जो क्वेश्चन है या जो 16 क्वेश्चन है, 15 में देखो क्या होगा, ग्राफ जो दे रखा है, हमारे जो एक्चुअल ग्राफ होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन एज पर गिवन क्या हो रहा है, ये ग्राफ आइडेंटिकल है, मतलब ये पीक के बाद दोनों तरफ जो है वो सिमिलर सिचुएशन है। आप अगर गौर से देखेंगे तो इन्होंने जो डेटा दे रखे हैं, ग्राफ आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो दोनों तरफ बराबर जा रही है मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये जो आपको इन्होंने ग्राफ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने जो ग्राफ दिया, जैसे ये ग्राफ दे रखा है, तो इन्होंने बोला है कि अगर ये x है तो ये भी x है। तो इसका मतलब समझते क्या होता है कि मान लो आपके पास दो पार्टिकल है, सपोज करो दो ही पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल की स्पीड सपोज करो 3 मीटर पर सेकेंड है, बात समझ में आ जाएगी। एक पार्टिकल की स्पीड सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका जो यू एवरेज है वो बहुत सिंपल आएगा, 3 + 5 डिवाइड बाय 2 पार्टिकल्स, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे मान रहे हैं समझने के लिए। तो एवरेज जो है वो तो यही आएगा, लेकिन अगर आपने URMS वगैरह अगर निकालने का कोशिश किया, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप URMS निकालोगे तो इसमें इन्होंने जो है वो ये पूछा है कि इनकी स्पीड के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये क्या होता है आपको बताया था मैंने, U1 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 1
प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो ये अंडर रूट 25 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बेटा। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी जो है इस सिचुएशन में आराम से देखिए कितना हो गया, 41 हो गया शायद, 41 डिवाइड बाई 2 चेक कर लें, 41 डिवाइड बाई 2, तो ये अंडर रूट 20.5 हुआ, मतलब ग्रेटर देन 4 हो गया। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि यूएमपी पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव स्पीड, जिनके पास ये स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ा हुआ अपन ने। तो ये जो यूएमपीएस था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो आपका यू एवरेज के बराबर जाएगा। क्यों? कि ग्राफ ऐसा नहीं है, ये जनरल ग्राफ होता है, एज पर गिवन ये है, तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन यू आर एम एस तो आज भी ज्यादा आएगा, सिंपल एग्जांपल है समझने का। तो आप यू आर एम एस की वैल्यू अभी भी ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब होता है इस केस में आपका जो क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन देखोगे तो यू आर एम एस का आपको फॉर्मूला याद होगा, आई होप के अंडर रूट 3 RT बाई एम होता है। तो यू आर एम एस जो आप पढ़ते हो, अगर मैं डेटा लेकर देखूंगा तो यू आर एम एस की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो यू आर एम एस ज्यादा आएगा बेटा। तो यू एवरेज और यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सेम आनी चाहिए, बट ये कम आएंगी किससे, यू आर एम एस। ये सब फिजिक्स में भी आती हैं चीजें यार, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कभी, ठीक है ना। ये हो गया भाई 16। A gas has a compressibility factor of 0.5 and a molar volume of 0.4 dm³ per liter, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम दे रखा बेटा 0.4 dm³, मतलब लीटर पर मोल हो गया। Z दे रखा है 0.5, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है बेटा 400 केल्विन, सॉरी 800 है। T का वैल्यू है मेरे बच्चों 800 केल्विन, ये भी ठीक है भाई। अभी क्या बोलते हैं, प्रेशर दे रखा है x ATM है, ओके प्रेशर x ATM है, ठीक है ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर Z इज इक्वल टू PVM अपॉन RT कर देंगे। Z का वैल्यू 0.5, P की वैल्यू x, V का वैल्यू 0.4, R 0.0821 और टेम्परेचर 800 केल्विन। तो यहां से मेरे बच्चों x का वैल्यू आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ आ तो रहा है सर x का वैल्यू, वैसे भी देखो आप इसको इसको डिवाइड करोगे तो ये वापस 0.8 हो गया, और ये 0.8 डिवाइड बाई 800 लिख रहा है, मतलब ये आराम सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ सर मामला जोरदार लग रहा है, तो अपने कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, अब ये क्या बोलते हैं, इफ इट इज शो आइडियल गैस बिहेवियर एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर द मोलर वॉल्यूम विल बी, अगर ये ही आइडियल गैस बिहेवियर शो करे सेम टेम्परेचर प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर, ओके। तो इफ रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस, पीवी इक्वल टू RT लगाओगे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो लिखा था क्लोज वेसल में एक गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.5 था, मतलब अपन यहां बात कर रहे थे रियल गैस की, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं कि आइडियल की तरह बिहेव करे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर क्या था बेटा x ATM, तो यहां लिखो भाई साहब इसका प्रेशर हो गया x ATM, ये भी ठीक है, ओके। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल है भाई साहब, तो मोलर वॉल्यूम विल बी y dm³ पर मोल, मतलब ये इन्होंने इसको y दे रखा है, तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि जो मोलर वॉल्यूम है y के बराबर है। ये जो रियल गैस जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.5 था, 0.5 था, ठीक है, उसके लिए आपने पहले x निकाल लिया। आप बोलोगे निकाल लूंगा सर x आराम से। अब ये बोलते हैं कि अब एज्यूम करो कि ये रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, और इसके मोलर वॉल्यूम को इस समय एग्जामिनर बोलता है y मान लो, ठीक है सर। तो P वो रहा सर, P का वैल्यू पहले देखो, प्रेशर था आपका x ATM था, x लिखा P की जगह, PM की जगह y लिखा, R की जगह वही 0.0821 लिखा, टेम्परेचर जगह वही 800 लिखा।
आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा। तो यहां आप या तो x सॉल्व करके यहां रख दो तो y निकल जाएगा, या फिर आपकी मर्जी, इनको डिवाइड कर लो, जो आपको ठीक लगे वैसे सॉल्व कर लो। कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें, तो कैंसिल ही हो रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे इसको, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या मेरे बच्चों कि सर 0.0821 इंटू 800 की जो वैल्यू है मेरे बच्चों को, देखो 4/5x मतलब 0.8x है। आराम से देख लीजिए 0.082 की वैल्यू पॉइंट, अगर आप पूरा सॉल्व भी नहीं करते तो ऐसे लिख लो, ये लो यहाँ लिख लो। कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें। तो ये x इंटू वाई, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0.8x आ रही है बेटा। चेक कर लें अपन, तो यहाँ पर करना क्या है अपने को, पहले तो ये चेक करें अपन कि ये बोलते हैं द रेशियो ऑफ x एंड y इज समथिंग, ये निकालना है अपने को। x और y के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है सर, द मोलर वॉल्यूम विल बी वाईडीएम की द वैल्यू ऑफ x रेशियो y निकालना है, तो निकाल लेना। नहीं आ रहा क्या बेटा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आराम से देख लो इसको। y की वैल्यू आपकी 0.8 आ गई। आप बोलोगे हाँ आ गई सर, y की वैल्यू 0.8 आ गई, तो अब आप x की वैल्यू भी निकाल लो। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ से x की वैल्यू निकाल ही पा रहे हैं, आप देखो आराम आराम से। x भी मालूम, y भी मालूम, रेशो आ जाएगा आराम से। जैसे यहाँ से देख लो ना, आप x की वैल्यू आ तो रही है मेरे लाल, आपने जो लिखा है यहाँ से x की वैल्यू वैसे ही आ रही है आपके, देखो ये। तो आप ऐसे लिख लो 0.0821 इंटू 800 डिवाइड बाई 0.8, ये x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे। ठीक है, तो आप यहाँ से x और y का रेशियो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आएगा आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट आपसे आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं आप। y निकल जाएगा, उसके बाद ही पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी ठीक लग रहा है, ओके आ जाएगा, ये भी ठीक है। खत्म, और तो नहीं रह गया भाई साहब कोई भी क्वेश्चन। 40 13 15 16 सारे हो गए, चलिए बहुत बढ़िया, सारे डाउट क्लियर हो गए भाई साहब। तो अपने सारी शीट का विधिवत समापन हो गया है। जिन भी बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे सारे बता दिए भाई साहब मैंने। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन टाइम बच रहा है तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। नहीं तो आराम से आइए सर, अपन कुछ प्रॉब्लम, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बताऊंगा मैं आपको, जो आप आराम से इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रह गया, 9 कौन सा है भाई, 9 रह गया क्या भाई, किसने पूछा था 9। अच्छा 9 रह गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बेटा, इस ग्राफ को तो, इस क्वेश्चन को आप वैसे ही सॉल्व कर जाओगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आपने कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़े हों तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटर एटॉमिक जो पोटेंशियल है वो वेरी करता है डिस्टेंस से। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा कि, ध्यान दो, इसका कुछ छोटा पार्ट अट्रैक्शन रिपल्शन का हमारा रदरफोर्ड मॉडल में भी आया था कि दो पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट फोर्स नहीं होते हैं, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस पर जब पास में आते हैं तो इनका जो सिस्टम है उनके बीच में अट्रैक्शन, दो गैस के मॉलिक्यूल मान लीजिए आप, दो चार्ज पार्टिकल मान लो, प्लस प्लस ही मान लो, या जैसे अपन एटम की बात करते हैं, एटम में क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन आउटर साइड में होते हैं। तो दो पार्टिकल जब बहुत दूर होते हैं तो ये जब पास आएंगे तो एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू हो जाएंगे, और जब ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक जब ये आते जाएंगे क्लोज तो उनका अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम जाता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ऐसे ग्राफ आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखे भी होंगे, जिसमें आपने कुछ ऐसे ग्राफ देखे होंगे, आपको याद आएगा। तो यहां से आप बात कर रहे हैं, तो ये आप इंटर एटॉमिक जो पोटेंशियल है यहाँ पर प्लस और ये माइनस है, ये ड्यू टू है अट्रैक्टिव फोर्सेज, वो था ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेज। ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है। अब प्रॉब्लम क्या है, सामने वाले एग्जामिनर ने एक गेम खेला, वो बोलता है कि आपको मैंने 4 तरह के ग्राफ दे रखे हैं, आप ध्यान दोगे तो इसके लिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल हैं
ठीक है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से इंटर एटॉमिक पोटेंशियल नेगेटिव आता है। तो इंटर एटॉमिक पोटेंशियल जब नेगेटिव आता है, आप उसके लिए कौन से फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले ने जो इक्वेशन प्रोवाइड की है, क्या प्रोवाइड की है? सामने वाले ने जो इक्वेशन प्रोवाइड की है उसमें उसने अट्रैक्टिव फोर्सेस का तो कंसिडरेशन ही नहीं लिया। उन्होंने इक्वेशन लिखी है पी बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। 1 मोल गैस के लिए दे रखा है। मैं पढ़ लेता हूं दोबारा। एन इक्वेशन नंबर जो 9 है वो 1 मोल गैस है। तो 1 मोल गैस के लिए आपने इक्वेशन ये ले ली, जबकि इक्वेशन क्या होती है एक्चुअल में? P प्लस ए, एन तो चलो 1 है, तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। सामने वाले एग्जामिनर ने अट्रैक्टिव फोर्स को कंसीडर ही नहीं किया, उसने इसको 0 कर दिया। तो इसका मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स तो मान ही नहीं रहा है। नो अट्रैक्टिव फोर्सेस। और इनसे आपने पढ़ा होगा, तो ये जो इक्वेशन है पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इसको हम जब रीएडजस्ट करते हैं तो आपने कभी पढ़ा होगा इसी से जेड हमारा 1 + पी बी अपॉन आर टी आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेड का यहाँ काम आ रहा है, आपको याद होना चाहिए। तो ये लगते हैं रिपल्सिव फोर्सेज। कौन से? रिपल्सिव फोर्सेज। तो इसका मतलब होता है कि यहां पर इसी इक्वेशन से हमने क्लास में पढ़ा हुआ ये एक फॉर्मूला आता है। तो इसका मतलब है कि इस पूरी इक्वेशन का मतलब हमारे पास सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट केवल आपको रिपल्सिव फोर्सेज मांगने, क्या मानने? रिपल्सिव, सिग्निफिकेंट रिपल्सिव फोर्सेज मानने। तो सामने वाले ने जो वॉन्डरवॉल इक्वेशन थी उसमें ए का तो नाम ही नहीं लिया। तो इतने से ही आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि इसका मतलब जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो आप वेरी करवा रहे हो उसमें इन्होंने जो लिखा है कि इंटर एटॉमिक जो पोटेंशियल है, जो आपका इंटर एटॉमिक पोटेंशियल है, ठीक है, एटॉमिक पोटेंशियल है, उसको आप इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज मेजर करोगे तो यार पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन यही तो होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन ऐसा ही तो होता है। तो इसमें रिपल्सिव फोर्स तो है ही नहीं। रिपल्सिव फोर्स नहीं होंगे तो पहला ग्राफ गलत। तो आपकी जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज है, नो अट्रैक्टिव फोर्सेज, दो ग्राफ गलत हो गए। ए गलत और डी गलत, आराम से चेक कर लीजिए। ए गलत डी गलत। अब बी जो ग्राफ है इसमें इन्होंने जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग नो अट्रैक्टिव फोर्सेज, नो रिपल्सिव फोर्सेज। इसका मतलब बी भी गलत हो गया। तो सोचना बहुत पड़ेगा आपको, क्योंकि वॉन्डरवॉल इक्वेशन सब चीजों का सोल्यूशन नहीं है, बस केवल उसे लिंक करके समझना है। जिसमें अकल है वो समझ जाएगा, जो बेवकूफ बेवकूफ रह जाएगा यहाँ पे। तो जो ऑप्शन ए है वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स है नहीं। टी का ग्राफ वैसे ही बकवास है क्योंकि इसमें स्क्वायर इस तरीके से नहीं बनते। तो और बी में आप देखो 0 चल रहा है, मतलब नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। तो भाई साहब मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से, क्योंकि आइडियल गैस का पार्टिकल मान रहे हो आप उसको। तो बी गलत, ए गलत, डी गलत, तो सी बचेगा आपका। तो इसकी वजह से आपका केवल एक ग्राफ बचा है। जो पॉसिबल करेक्ट ग्राफ है वो सी है। डिटेल तो और भी हो सकते हैं लेकिन इतना इसी से केवल आपका काम बन जाएगा, समझे? तो थोड़ा सा वेट करना सीखो। जैसे एक बच्चा बोल रहा है मुझे ये सीखना था, अरे भाई पहले वेट तो कर, सुन तो ले मैं क्या बोल रहा हूँ पहले आराम से, पूरा दिमाग चला पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबसे अच्छा बच्चा वो होता है एग्जाम में जो एकदम क्लियर कट सिंपल अप्रोच लेके चले। जितनी डिमांड है उसमें प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, मैं आगे क्यों दिमाग लगाऊंगा इसके अंदर? दिमाग तो और भी आगे लग जाएगा, जरूरत ही नहीं है उसकी। बिल्कुल सिंपल यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि ए और डी बिल्कुल गलत, बी भी गलत, क्योंकि बी में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं माना। इसी से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मैटर क्लोज हो जाता है बस। ठीक है, चलिए आगे की जरूरत ही नहीं है, आगे भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया भाई साहब। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अपना डिस्कशन खत्म हो गया, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा समय बच रहा है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखिए आराम से। नोट्स का तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, बहुत कुछ बोल चुका हूँ बेटा नोट्स के ऊपर। आपको मैंने जो प्रिंटेड मैटर दिया है वो ले लीजिए। समय है तो अपने नोट्स खुद के बनाइए, नहीं लगता है तो उन्हीं पर अपन थोड़ा सा प्लस माइनस जो ऐड करना आप ऐड कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस होती है कि कितना समय अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, चलिए अब एक मैंने क्वेश्चन दिया, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। आपको केवल आंसर प्रोवाइड करें इन क्वेश्चंस के। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इनको डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं बोलते हम लोग, बिल्कुल फंडामेंटल इजी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। एकदम इजी क्वेश्चन है।
बच्चों ने बी और सी आंसर प्रोवाइड करें, बी और सी आंसर प्रोवाइड किए हैं। सर आज लास्ट क्लास है, यस, मेरी 11th क्लास के सेशन की आज आखिरी क्लास है। मैंने इसीलिए कहा था कि भाई जिन बच्चों ने यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया वो कम से कम 10-15 बार बोल चुका हूं क्लास में वो ज्वाइन कर ले, ताकि अगली इन्फॉर्मेशन आपका मेरा इंटरेक्शन उसी के थ्रू हो, सब आगे नहीं हो पाएगा। तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पे मेरे यूट्यूब पर आ जाएंगी, ठीक है। ओके, तो कुछ बच्चों ने आंसर बी और कुछ ने आंसर सी दिया है। देखो पीवीएम क्या होता है बेटा, आरटी, ठीक है। वीएम क्या हो जाएगा, वेरी कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल प्रॉब्लम, ये आ जाएगा वीएम। अब वीएम को अगर आप मैक्स चाहते हो तो टी मैक्स होना चाहिए और ये मिनिमम होना चाहिए, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप देखो इन चारों डेटा के अंदर अगर हम देखेंगे तो टी और पी का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि सर इसके अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा है और टेम्परेचर इसके अंदर, सॉरी टेम्परेचर सबसे ज्यादा प्रेशर सबसे कम है, तो हमारा आंसर इसके अंदर पी आना चाहिए। अब कुछ बच्चों ने आंसर सी दिया, सी क्या सोच के दिया मुझे नहीं पता। आरुष कुशवाहा बोलते हैं आंसर सी आ रहा है सर। ये देखो आप, ये तो इनकी मैथ्स है ना। तो यहाँ पे आराम से देखिए, यहाँ टेम्परेचर कम था जबकि टेम्परेचर ज्यादा होना मैक्सिमम के फेवर में जाएगा, तो आंसर इसका आना चाहिए बी, न कि सी। 2-3 बच्चों ने आंसर सी दे रखा है, बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। तो आंसर जो है वो बी आ रहा है, ठीक है, आराम से देख लीजिए। आप सोचो ऐसी क्वेश्चन आरुष ने गलत कर रखी, और भी इनको शौर्य वगैरह बहुत से अलग अलग बच्चे नाम पे यहाँ पे। तो आप अगर इतने इजी क्वेश्चन को गलत करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई जेई मैंने एडवांस में, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आराम से आगे बढ़े। तो कॉन्सेप्चुअल, इसीलिए मैंने बोला कि हमारे वी मस्ट हैव बिल्डिंग अपॉन सॉलिड फाउंडेशन, हमारे जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए मेरे बच्चों। इसीलिए इन चीजों से कि भाई आराम सोचो, टेक योर टाइम और अपने कंक्लूजन दो, और वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, है ना। चलिए, और देखो मेरे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज इनकरेक्ट, हमें इनमें से इनकरेक्ट कर्व को सेलेक्ट करना है। फॉर गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो ग्राफ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए गए हैं। आपको मैंने ग्राफ पढ़ा रखे मेरे बच्चों, आप इन चारों में से ये सेलेक्ट करो कौन सा गलत है। शुरू करिए, आराम से करो, आराम से मेरे। मैं इसीलिए क्वेश्चन लाया था, मैंने कहा अगर डिस्कशन के बाद टाइम बच जाएगा तो अपन टाइम खराब नहीं करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करके इस सेशन को बाइंड अप कर देंगे। इसमें भी आप सीखोगे कि भाई कई बार लगता है हमको सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन होता नहीं है, इजी क्वेश्चन भी हमसे कई बार गलत हो जाते हैं। तो इससे ये सीखते हैं हम लोग, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर आने लगे हैं अब। ठीक है, तो कुछ बच्चों के आंसर बी आ रहे हैं अभी तक हाल फिलहाल, तो अपन चेक कर सकते हैं बी को। बी आंसर आ रहा है, ओके। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है बेटा, आप बोलोगे बिल्कुल होता है सर। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर आप दोनों तरफ वी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनआरटी इंटू वी हो गया। तो ये इक्वेशन बन गया पीवी इज इक्वल टू के इंटू वी वाला। तो इसको तो आप y मान रहे हो और इसको x मान रहे हो, तो ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू के एक्स का ग्राफ। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, जबकि ये इस तरीके से आपने दे रखा है, मतलब आपका ग्राफ भी गलत है, तो आप लोगों ने आंसर सही किया है। जील ने आंसर डी दिया है, देखो आप, कमाल की बात है नहीं। इसका आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। चलिए, सारे डिटेल दे रखे हैं आपको, जिसको वापस देखना हो तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, है ना। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अब अगला प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करें आप।
लिख लिया बेटा, या लिखा नहीं हो आराम से लिखा हुआ स्लाइड पे, आपको आंसर भी मिल जाएंगे, बट आप ट्राई करें रफ में कौन सा आंसर इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। ठीक। एक दो बच्चों के आंसर आने लगे। देखो भाई, अगर आप आइडियल गैस के लिए बातें कर रहे हैं, ओके, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, अगर गैस के बारे में मेंशन नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ऑफ कोर्स आप आइडियल गैस एज्यूम करेंगे। आइडियल गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पीएम बाय आरटी। क्या होता है? पीएम बाय आरटी। अब इनमें क्या हो रहा है बेटा? सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो डेंसिटी का जो रेशो होगा d1/d2, वो बहुत सिंपल हो जाएगा, P1m1 अपॉन P2m2। आरटी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी मेरे बच्चों। अब यहां से क्या निकालना है? प्रेशर का रेशो निकालना है, ओके। तो इसको अपन ए मान लेते हैं, पी ए, और ये पी बी मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो पी ए अपॉन पी बी का जो वैल्यू है मेरे बच्चों, वो क्या हो गया? d1/d2 इंटू m2 अपॉन m1 हो गया, ठीक है। पी ए और पी बी का वैल्यू d1/d2 है ना, d1/d2 इंटू m2 अपॉन m1 होगा, ठीक है ना। तो पी ए अपॉन पी बी का वैल्यू डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा। अब आपको तो रेशियो दे रखे हैं मेरे ख्याल से, डेंसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस, ये डबल ले लो। मोलर मास ऑफ ए इज हाफ ऑफ दिस आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो डेंसिटी तो ए की बी से डबल आ रही है, ओके। और मोलर मास ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी, तो ये क्या हो रहा है? आपके पास मोलर मास ऑफ ए अगर हाफ है, तो इसका मतलब ये एक बार टू और आ गया, हाफ लिखोगे आप यहाँ पर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों की तरह, आप इसको आराम से ऐसे लिख दीजिए, सर ये 1/हाफ आ गया, तो ये कुल मिला के 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास 4/1, ये आंसर आना चाहिए। जो डेटा दे रहा है उन्हीं को यूज कर लो बस। डेंसिटी ट्वाइस है, मोलर मास ए का हाफ है, ठीक है। तो अपना आंसर जो है सी कहीं आ रहा है, मतलब 4 आंसर आ रहा है, ठीक है, ओके। और देखिए, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, 1 बार प्रेशर पे दे रखे, इसमें 20% बाई वेट हाइड्रोजन है, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का निकालना है। बिल्कुल, मेरी नज़र में इजी इजी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम में कंसीडर नहीं होते हैं। ये ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में गलत होना हमारे यहाँ पे क्राइम माना जाता है, ठीक है। तो आप ट्राई करें, सही प्रॉब्लम। ओके, एक बच्चे ने इसका आंसर देना शुरू किया है, ओके, ठीक है, ठीक है। देखिए, जो बच्चों ने कर लिया वेरी गुड, जिनको नहीं आया वो देख लें आराम से। इसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 बार प्रेशर है, टोटल जो प्रेशर है 1 बार है, ओके। अब इसमें 20% बाई वेट हाइड्रोजन गैस है, मतलब अगर लेट वी हैव 100 ग्राम मिक्सचर, तो इसके अंदर जो मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन, वो 20 ग्राम हो जाएगा। और इस सिचुएशन में मास ऑफ
ऑक्सीजन गैस इसमें 80 ग्राम हो जाएगा। तो आप मोल्स निकाल सकते हैं मेरे बच्चों हाइड्रोजन गैस के, 20 डिवाइड बाई 2 10 आ जाएंगे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, 80 डिवाइड बाय 32 2.5 आ जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है। अब तुमने पढ़ा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। बोलोगे यस सर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना हो जाएगा बेटा? 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 12.5 इंटू 1, 1 बार ही दे रखा है, तो आपके पास ये हो गया 4/5 इंटू 1 मतलब 0.8 बार। तो जिन भी बच्चों का आंसर बी आया था वो सब के सब इसमें करेक्ट थे। काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने पार्शियल प्रेशर को सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में सुना था और फिर गैसीय स्टेट में सुना। इतना पढ़ने के बाद एक भी बच्चे से प्रॉब्लम गलत नहीं होने चाहिए। ओके, बी आंसर सही है। चलिए इसको पढ़ें आराम से। इस तरह का क्वेश्चन शीट में भी मैंने प्रोवाइड किया था, आराम से क्वेश्चन पढ़ लें। हाँ, यहाँ पर 12.5 टोटल लिखना था ना, इसको 10 पॉइंट ऐसे लिख लो, 10 प्लस 2 पॉइंट। ओके, इसका आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे। रीजन क्या है मेरे बच्चों, मैंने पहले भी बताया था। एक बच्चा बोल रहा आपने आज भी इसके बारे में बात की थी। आप सेम टेम्परेचर पे अगर बात करोगे तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर साइज और शेप ऑफ वेसल पर डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड does not depend on size या shape of the vessel, shape of the vessel as well as ये अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये प्योर लिक्विड के अमाउंट पर भी डिपेंड नहीं करता है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। आपने पढ़ा होगा इसका जो केपी है मेरे बच्चों, वो सिंपल होता है PH2G, फिक्स वैल्यू होती है। टी कांस्टेंट तो केपी कांस्टेंट। तो इसमें मेरे ख्याल से देखना चाहिए था कि आपके पास केपी का वैल्यू PH2G है। जैसे मान लो अगर अपन वाटर की बात कर रहे हैं, इन्होंने किसी वाटर की बात करी, देखो वेपर प्रेशर 23 ड्रॉर दे रखा था, तो केपी या केसी, इसका केसी भी निकालोगे तो भी मेरे बच्चों H2O G की वैल्यू आएगी, फिक्स आती है। तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। टेम्परेचर चेंज करने से केपी बढ़ता है, और केपी बढ़ने का मतलब है प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरे बच्चों, आराम से देखिए लिखा होगा व्हाट विल द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर समथिंग आफ्टर द पिस्टन इज समथिंग समथिंग सेम टेम्परेचर। तो इसकी वजह से नो चेंज इन वेपर प्रेशर आना चाहिए।
तो इसका आंसर जो है एकदम इजी है, बी आना चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, आप बोलोगे ये भी सही है सर, बी आंसर। और सुनिए सर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो आराम से, अच्छा क्वेश्चन है। कई बच्चे शायद लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, मैंने पहले ही बोला मेरा अगला टॉपिक वेट करना, मेरा अगला टॉपिक 12th क्लास का होगा रिडॉक्स। उसमें आने से पहले आपको एडवाइस ये है कि आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एटॉमिक सॉरी मोल कॉन्सेप्ट, और आप जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट वगैरह पढ़ेंगे वो पढ़ो, और आयनिक का वैसे भी रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए बच्चे का, अच्छा गुड फॉर हेल्थ। चलिए, तो आंसर इसका जो है, देखो आपने क्या किया, एक वैसल लिया और उस वैसल में एक आपने बैलून जो है वो यहां पर फोड़ दिया। ठीक है, ओके, इसमें गैस थी N2O और इसमें प्रेशर था CO2। तो क्या है, सेम प्रेशर रखोगे अंदर बाहर, और अब आपने उसमें होल कर दिया, तो इसमें सोचना पड़ेगा आपने जो होल किया। तो यहां पर खास बात क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, अपन जानते हैं इस बात को कि लाइट गैस मूव करती है फास्ट, लाइट गैस मूव करती है फास्ट। तो इस सिचुएशन में एक बच्चा बोल रहा है इसका ऑप्शन ए होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर सी होगा। तो आराम सुने, यहां पर अगर मान लो अंदर गैस लाइट है और बाहर गैस हैवी है, तो बैलून में अगर होल कर दोगे तो लाइट गैस फास्ट मूव करती है, तो बैलून की साइज में चेंज आ सकता है, आता है, आएगा वो तो। यहां गौर करो आप, दोनों गैस का मोलर मास सेम है या टेम्परेचर प्रेशर सेम, दोनों गैस के मोलर मास भी सेम। तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई पार्टिकल अगर चला भी गया तो नेट मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। इस सिचुएशन में कोई चांस नहीं है कि बैलून की साइज में चेंज है, अंदर प्रेशर 1 बाहर प्रेशर 1, दोनों गैसेस के मोलर मास सेम। तो इसका मतलब दोनों गैस में से, दोनों गैस का जो भी अपन पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी, सॉरी जो दोनों गैसेस का जो भी स्पीड वगैरह है वो भी ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर सी आना चाहिए, रिमेन्स अनचेंज इन साइज। हाँ, वैसे नॉलेज की अगर बात करें तो अगर अंदर लाइट गैस होती तो लाइट गैस फास्ट मूव करती है तो बैलून की साइज में चेंज आता, या बाहर अगर लाइट गैस है अंदर हैवी है तो लाइट गैस फास्ट मूव करती है, तो लाइट गैस अगर बाहर है तो वो अंदर जाएगी तो बैलून की साइज को फिर वो डिस्टर्ब कर देगी। तो बैलून में भी लार्ज या इनलार्ज हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। यहां पे खास बात है दोनों का मोलर मास सेम होना, दोनों के मोलर मास सेम होने की वजह से इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। टेम्परेचर सेम मेरे बच्चों, प्रेशर सेम, मोलर मास सेम, तो फिर बैलून की साइज में कोई चेंज नहीं, आप होल कर दो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मस्त घूमो आप। ठीक है, तो सी आएगा इसका आंसर, है ना। तो ये अपने को दिखना चाहिए कि इसका आंसर सर सी आएगा पक्का। ठीक है, सी आ गया साहब। और प्रॉब्लम सॉल्व करिए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, है ना। कुछ देर पहले भी एक प्रॉब्लम जो बच्चों ने डाउट पूछा था वो इसी पर बेस्ड थी एक्चुअल में, ये तो मैंने पहले ले लिया प्रॉब्लम। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 1 मीटर की एक ट्यूब है मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। इसमें एक साइड से अमोनिया गैस आ रही है, दूसरी साइड से बोरोन ट्राइफ्लोराइड गैस आ रही है, ये भी ठीक है सर। टोटल डिस्टेंस है आपका 1 मीटर, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। ठीक है, तो
इस सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि ये दोनों गैस कहाँ मिलेंगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस तो हो गया x और ये हो गया 1 माइनस एक्स, मीटर में चल रहा है बेटा ये। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम होगी नहीं। कहां पर एक कंपाउंड मिलेगा जहां अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड NH3 और BF3 जो गैस हैं दोनों जहां मिलेंगे वहां कंपाउंड बन जाएगा, ऐसा मान रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें डिफ्यूजन वाला लगना चाहिए। दोनों गैसेस के मोलर मास अलग अलग हैं, दोनों गैस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी नहीं। नहीं करेंगी तो कौन सी गैस ज़्यादा करेगी वो तुमको पता होना चाहिए। लाइट गैस जो होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आप अपने आप सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को, आंसर आ जाएगा, आराम से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है। मैंने डेटा ऐसे एडजस्ट कर रखे हैं कि बहुत इजी मामला है सारा का सारा। ठीक है, तो हमने जो पहले पढ़ा वो क्या था बेटा, R1/R2 √M2/M1 के बराबर होता है। ओके, तो इसमें R1 को अपन L1/L2 की टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया है x, ये हो गया 1 माइनस एक्स, और ये हो गया अंडर रूट बोरोन ट्राइफ्लोराइड 68 हो गया बेटा। 57 इंटू दिस 68 डिवाइड बाय 17, तो ये अंडर रूट 4 मतलब 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, 3x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 0.666 आप मान सकते हैं मीटर में, या 66.6, और राउंड फिगर में आगे जाना चाहें जाएं, आपकी मर्जी जो करना है ना। तो ये आपका आंसर ये आना चाहिए। तो ये भी एक अपने आप में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉब्लम एकदम, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कुछ देर पहले आपने, अब कोई बच्चा बोले सर इजी क्वेश्चन है, जेई एडवांस में अभी मैंने दो प्रॉब्लम का पैसेज बताया था, उसमें पहला क्वेश्चन ऐसा ही था, सेम टू सेम। तो जेई एडवांस में भी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए अपने बेस अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप देखिए जेई एडवांस में, इसी तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में आपने शीट में क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो यही था जेई एडवांस में 2014 में आपका पहला क्वेश्चन इसी तरह का था। तो ये आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर इजी क्वेश्चन तो लग रहा है, देखने में सही लग रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। चलिए, ये भी ठीक है सर। अब आप आराम से देखिए अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको आई होप कि इलस्ट्रेशन में इस तरह का प्रॉब्लम करवाया हुआ है, तो आप इस पे ध्यान दें। अब आपसे सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ बच्चे अब इस प्रॉब्लम को सही सॉल्व कर लें। वाह, एक बच्चा बोल रहा है कि सर कट्टी आप मेरा नाम नहीं लेते हैं जब भी करेक्ट आंसर देता हूँ। वाह, तेरे नाम ही नहीं लिखा हो तो मैं क्या करूँ। तूने अगर नाम लिखा होता तो मैं नाम बोलता।
ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 20 बार समथिंग। क्या आंसर आ रहा है देखे तो। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है अभी तक, एक क्वेश्चन मार्क में चल रहा है, एक ने आंसर डी दिया है, दो आंसर डी डी डी। अब डी आ रहे हैं, पहले ए आया था। इसका मतलब भाई साहब कॉन्सेप्ट में मामला गड़बड़ चल रहा है अभी भी, नहीं। हाँ, तो आपको इसमें गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि आपको जो मैंने सिखाया था उसमें कई बच्चों ने अभी अभी भी समझने का ट्राई नहीं किया है इसमें, कि अगर आप जो है स्पीड को मीटर पर सेकंड में अगर लेकर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो क्या ये डेंसिटी दे रखा है, तो ये 3 ग्राम पर लीटर हो गया बेटा, और ये 3 kg/मीटर क्यूब भी हो जाएगा। लेकिन जो प्रेशर है आपको मालूम होना चाहिए 1/10⁵ N/मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको यूज करना पड़ेगा ना, तब जाकर स्पीड आपके मीटर पर सेकंड में आएगी। आपने फिजिक्स में आप ऐसा ही सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं। तो इसको रखने के बाद आपको यहां पर जो आंसर है देखो, ये पड़ा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2p/d। ये देखो, बस यहां बच्चे गलती करते हैं, बस 10⁵ नहीं लिखते हैं। तो अपना आंसर जो है वो आप आराम से चेक कर लीजिए, तो वो 1000 मीटर पर सेकेंड आएगा। मैंने पहली क्लास में इस तरह का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कराया हुआ है, बताया था बच्चों मिस्टेक मत करना, पर फिर भी बच्चों ने इसी चैप्टर के मिड से लेकर एंड तक आते थे, फिर वही गलती कर दी। तो इसलिए कई चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए कि हम किस तरह की मिस्टेक करते हैं और हम जो सीखते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि भाई जेई मेन में अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आप आ सकते हैं। इसीलिए 15 लाख बच्चों में, और फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं क्लासेस में बोलता हूँ, सब टीचर भी बोलते होंगे ऑनरेबल, 15 लाख बच्चों में से भाई मेरे 3 लाख बच्चे भी सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। तो आपके अगर 20% बच्चे भी सेलेक्ट नहीं होंगे तो लफड़ा फंसेगा ना। 100 में से 80 फेल 20 पास, तो ऐसी हरकतें करेंगे तो 20 में आने की बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो अपने को केयरफुली रहना पड़ेगा यूनिट के लिए। एक बच्चा बोला सर आज के बाद आपको कब मिलना होगा। आप ऑब्वियसली वेट करिए, मैंने जैसा पहले बोला वेट करिए कि मेरा बैच कब आ रहा है। 12th क्लास बहुत आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। 12th क्लास मैंने 2 बार बोला क्लास में, मैं हर साल रिडॉक्स पढ़ाता हूँ 12th क्लास के अंदर, स्टार्टिंग यहीं से करता हूँ, जनवरी में करता हूँ। ठीक है ना, तो बहुत केयरफुल रहें, टच में रहें, यूट्यूब के चीज़ों के टच में रहेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। नहीं कि मैंने हमेशा वहाँ पर अपने जो भी आने वाले सेशन के जो अनाउंसमेंट है मैं वहीं पर कर पाता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में और बाकी मैं मीडिया वगैरह बहुत नेग्लिजिबल यूज़ करता हूँ, बाकी मैं टच में नहीं रहता हूँ ना के बराबर। ठीक है ना, हो गया बेटा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, आपको आंसर करना है कि इनमें सही कौन सा होगा, आराम से सोचिए। हर साल मैं जब भी ऑफलाइन ऑनलाइन स्टार्ट करता हूँ साथ में स्टार्ट करता हूँ, 2-5 दिन के गैप में सेम डे स्टार्ट भी करता हूँ कई बार, है ना। At low pressure, van der Waals equation for 2 moles of real gas will have its simplified form. बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, बस आपको सॉल्व करना है। रियल गैस नहीं किया एक बच्चा लिख रहा है, तो भाई क्यों नहीं करा। रियल गैस गैस स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक माना जाता है। ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। डिफ्यूजन इफ्यूजन होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं जे एडवांस के हिसाब से। चले ठीक है ना। हाँ, कुछ दिनों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे ख्याल से अब आने वाले टाइम में स्टार्ट होनी चाहिए। देखो भाई,
लो प्रेशर पे अपन बात कर रहे हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर 2 मोल ऑफ ए रियल गैस इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। बहुत बढ़िया भाई साहब, 2 मोल रियल गैस है मेरे बच्चों, ये भी ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए लो प्रेशर लिखोगे तो लो प्रेशर पर वॉल्यूम लार्ज हो जाएगा, वॉल्यूम लार्ज हो जाएगा, वी लार्ज हो जाएगा, वी लार्ज हो जाएगा तो आपकी जो इक्वेशन है वो होती है P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है मेरे बच्चों, तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी माइनस एन बी। अब वॉल्यूम लार्ज होगा तो आपको दिख रहा है कि इसमें कुछ इक्वेशन ए और कुछ बी दोनों की टर्म में आ रही हैं, तो हमें यहां पर क्या करना चाहिए, नेगलेक्ट, वो आपको मालूम चलना चाहिए। ठीक है, तो आपको वॉन्डर रिलेशन इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो आपको दिखना चाहिए कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहां पर आप वॉल्यूम जब लार्ज होता है कंटेनर का, तो जरूरत पड़ने पर ऐसे केसेस में मुझे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो निश्चित तौर पर मैं यहां पर की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। आप बोलोगे भी ठीक है, तो P प्लस ए इंटू 4 बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू 2 RT। ठीक है, तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पी वी प्लस 4a बाई वी इज इक्वल टू 2 RT। आराम से चेक कर लें, पी वी और समथिंग ये आ जाएगा, है ना, फाइन। तो आपके पास, आप चाहें तो उसको उधर ले जाएं, ये आपकी चॉइस हो सकती है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर इसमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही जा रहा है। तो आप आराम आराम से देखो कौन सा सही जा रहा है भाई। 2 मोल्स, 2 मोल्स ही आइडियल गैस है, आराम से चेक कर लीजिए, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो आपके पास कौन सा आंसर मैच कर रहा है बिट्टू, वो आप देख लीजिए, फाइन। तो आपको एक आंसर इसमें डी होता हुआ नजर आएगा। पूरा सॉल्व भी नहीं करना, बस एक ऑप्शन में है, यस, यही मैं सुनना चाह रहा था कि भाई सर एक बात बताओ, इन सब में ए नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना, बस यहाँ एक थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ए नहीं लिखा हुआ है, टेंशन वाली बात नहीं है। बी तो आना नहीं चाहिए यहाँ पर, जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो डी आना चाहिए। तो अपना आंसर इसमें ए इसी में दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल रीअरेंज कर लीजिए, कोई खास बात नहीं, अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये आराम से हो जाएगा। तो हमारा एक पार्ट भी आराम से सॉल्व हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है रियल गैस के ऊपर, जिसको अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताए थे। आराम से देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है, क्रिटिकल प्रेशर दे रखा है, और आपसे क्रिटिकल वॉल्यूम पूछा गया है। आई थिंक ये इसमें आपको कोई तकलीफ या ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में, आप याद करो, रियल गैस जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको करवाए थे। अब कम से कम कैलकुलेशन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना। करो करो करो। पीसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पीसी का फॉर्मूला, वीसी का फॉर्मूला, वीसी क्या था बेटा, 3B। तो क्रिटिकल वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बी निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात तो ये। और उसके लिए एग्जामिनर ने आपको क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दोनों दे रखे हैं। फॉर्मूले याद होंगे तो बात बन जाएगी आराम से। पहले हमने इसी तरह का या सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, लगभग लगभग मैच करता हुआ, एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है। आई होप कि अब आप इस प्रॉब्लम को सही सॉल्व कर सकते हैं, आराम से देख लीजिए। सर मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम सुदर्शन है, वाह, वो आपको गॉड मानता है, अरे बाप रे। तो बोलना लव यू ऑल, उसको मेरा आशीर्वाद, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, है ना। भगवान भगवान है, अपन सब उनके बनाए हुए छोटे से इंसान हैं।
जिनको ये भी पता नहीं कि वो कितने साल जिएंगे, समझ रहे हो। हालांकि मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं 80 साल कम से कम जीऊँगा, पर फिर भी भगवान से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी, नेवर नेवर नेवर। अपन बहुत छोटे इंसान हैं, ठीक है। हाँ, हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप हों, उस फील्ड में अपना नाम पीक पर ले जाने की कोशिश करें, है ना। वो आप कोशिश कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, बिल्कुल करना चाहिए सर। सर ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर डी क्यों आ रहा है? ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, ये नहीं कह सकते हैं अपन एग्जाम में। ये नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा ही होगा कि डी आंसर आएंगे, तो आप पता लगा एग्जाम में बिना सॉल्व करे सबका आंसर डी लगा के आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते है ना। अभी भी एक दो बच्चों ने शायद इस क्वेश्चन का आंसर डी 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 कोड किया है, ठीक है। तो इसकी जो अप्रोच है वो बहुत सिंपल है। टीसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 8/27 आरबी है, पीसी याद होना चाहिए, वीसी याद होना चाहिए। तो उसके बेसिस पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आराम से देख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करें। अब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। एक बच्चे का आंसर आया है। ये इनके ब्रैकेट में क्या इनके रोल नंबर लिखेंगे क्या? क्या है ये? देखो ना क्या लिख रहा है, 9088 समथिंग, या ये क्या इनके फ़ोन नंबर है क्या ये? अच्छा, कोड जनरेट हुए इन बच्चों के लिए। ओके, 0.06 बोल रहे हैं कुछ लोग, या कुछ लोग आंसर डी दे रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो इसका मतलब फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम अब आप आराम से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब सब बच्चों ने जो आंसर दिए, मैं इनको चेक कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे उनके आंसर डी आ रहे हैं। वेरी वेरी नाइस। तो इसका मतलब अपने पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि हमें डी आएगा, क्योंकि हमें टीसी और पीसी का रेशियो मालूम चल गया है, ठीक है। तो आपको क्योंकि टीसी दे रखा है, पीसी दे रखा है, राइट, तो बी जो है वो आपका टीसी और पीसी का रेशियो क्योंकि मालूम है, तो आर को अगर अपन 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये बी के बराबर आ जाएगा, नहीं। तो यहां पर आप इससे बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। और वी सी इज इक्वल टू 3 भी मेरे ख्याल से अपनी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उन सबको मालूम है कि वी सी की वैल्यू क्या है, 3 भी आएगी। ओके, हो सकता है कि एग्जामिनर सीधा प्रॉब्लम एग्जाम में बी पूछ ले। बी पूछने के बाद आपसे हो सकता है एग्जामिनर बी सी ना पूछकर, क्योंकि आपको मालूम होता है बी का वैल्यू क्या था बेटा, 4 × NA × 4/3 πr³ एग्जाम में केयरफुल रहें। ये है वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। वन पार्टिकल कल को हो सकता बोलेगा हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस के एक पार्टिकल का, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताओ। तो बी निकल गया बेटा, तो ये आ जाएगा। अगर वो बोलेगा मोलर निकालो 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए आपको एन लेना पड़ेगा। तो दोबारा देखो, ये एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम होगा रियल गैस का। आगे बता रहा हूं जेई में क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम, अगर इन दोनों को मिला लोगे तो ये क्या हो गया, एक्चुअल वॉल्यूम हो गया किसका, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल रियल गैस मॉलिक्यूल। तो आपको एग्जाम में जो लैंग्वेज आएगी उसको केयरफुली देखें। तो आप बी को 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो एक्चुअल में जो भी रियल गैस की बात कर रहे हैं उसके 1 मोल पार्टिकल का वॉल्यूम आ जाएगा। सही बात है ये। तो ये भी अपने बिल्कुल सही चीज़ है, आराम से देख लीजिए। तो हो सकता है कि एग्जामिनर बी से आपसे कुछ और निकलवा ले। मैंने क्रिटिकल वॉल्यूम पूछा, वो कुछ और पूछ सकता है। किसने बोल दिया आईआईटी जेईई में न जाने कितने क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट आते हैं, ठीक है ना। अपनी वाली मत लगाओ बेटा, है ना, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर बहुत आते हैं। बल्कि बेटा तुम्हें पता नहीं है, तुम आयनिक वगैरह में देखोगे जेईई मेन के 20 साल क्वेश्चन उठा के देखना, पीएच के डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए हैं, समझे। जेईई मेन में जब पेपर अच्छा होता है, कुछ टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तब वो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन कई क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपने शीट में नहीं देखेगा, आपने जेईई मेन के क्वेश्चन आप देखोगे या पास्ट में देखोगे, तो कई प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। कई प्रॉब्लम्स में वो आपसे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व करवाते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे बीसी, मैं बीसी नहीं पूछ रहा साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है ना। ओके, ओ थैंक यू वेरी मच। ओ थैंक यू प्रीत बेटा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तेरा नाम क्या है, क्यूट बॉय लिखा हुआ है इसने, ठीक है। माय डियर बेबी, लव यू ऑल। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ।
माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, मेरी बेस्ट विशेस आप सब बच्चों के लिए है कि आप फ्यूचर में इसी तरीके से मेहनत करते रहें, और जब आप 11th से 12th में जाएं तो मैंने जैसे बोला जिन जिन सब्जेक्ट की क्लासेस खत्म हो जाती हैं तो अगले सेशन का वेट करिए, टेक योर टाइम, प्रॉपर वेट करें और फिर देखें कि कब अपना नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग बैचेस को ज्वाइन करें। तो 11th से 12th क्लास में जब आएंगे तो वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट्स बहुत ज़्यादा है, कुछ यूनिट्स डिफिकल्ट माने जाते हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं मानता हूँ कि अगर सारे बच्चे ईमानदारी से मेरी क्लासेस करें, उनका रिवीजन कर लें और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हद तक वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिना होमवर्क करे बेटे पार नहीं पड़ती है, इजी लैंग्वेज में हम बोलते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए, है ना, हमारे हित में तो गुड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मेरी बेस्ट विशेष है आप सबके लिए। आई होप कि हम वापस मिलेंगे, आई होप। मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। तो आपको जेई एडवांस क्रैक करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। अगली बार फिर मिलेंगे, अगले साल में मिलेंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो तब तक आप बहुत पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में पढ़ते रहें। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे बच्चों, बिकॉज जेई एडवांस एक डिफिकल्ट चैप्टर है, तो उसमें घबरा, सॉरी ऐसे बोलना चाहिए, जेई एडवांस एक डिफिकल्ट एग्जाम है, सॉरी मैं चैप्टर बोल गया। तो उस एडवांस ये लेवल का जो क्वेश्चन, जो एग्जाम है, ये वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो इसके लिए पेशेंस से प्रिपरेशन करें, जितना हो सके उतना एवरीडे सीखने की ट्राई करें, अपना बेस्ट देने की ट्राई करें। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, गुड बाय अगेन। आपकी और आपकी पूरी फैमिली के लिए मैं अभी से बोल रहा हूँ, क्या पता हम 2, 5, 10 जनवरी को मिलें। तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं। विश यू very happy new year 2026 for not only for you, for your family also। मैं चाहता हूं कि आप और आपके पूरे परिवार अगले साल बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, राइट, ठीक है, और हेल्दी रहें। गॉड ब्लेस यू, बाय 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 बाय, ठीक है।